तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ cm. The electric potential due to the dipole at a point or distance of 0.6 meter from the center of the dipole. Situated the line making of the angle 60 degree with the dipole axis is 1/4π की वैल्यू दी गई है। बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट P दिया है। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 16 × 10⁻⁹ ठीक है। उसके बाद और क्या दिखा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिखा? 0.6 मीटर, 0.6 मीटर हमको डिस्टेंस दिख गया। ठीक है, उसके बाद और हमें क्या दिख रहा? थीटा 60 डिग्री दिख रहा। भैया थीटा 60 डिग्री दिख रहा। के की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू दी गई है। 1/4πε0 की वैल्यू दी 9 × 10⁻⁹ ठीक, कुछ नहीं है। क्या निकालना है? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑफ द मेकिंग एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है। तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर है। V = 1/4πε0 P/r। ठीक, तो V की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू कितनी है? देखिए भाई 16 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसिल अपॉन r स्क्वायर, हाँ सॉरी P cos थीटा, थीटा भी दिया ना, तो P cos थीटा 4πε0 r स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे r स्क्वायर है। r कितना है? 0.6 का स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आया। 16, ये आ गया आपका V आ गया 144 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0.72, तो 144 डिवाइडेड बाई 0.72, 200। हाँ, तो V आपका कितना आया? V आपका आया 200 वोल्ट। देखिए आ गया कि नहीं? कुछ नहीं था, एकदम सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर बेस था, सीधा फॉर्मूले के ऊपर। हमारे पास P है, हमारे पास थीटा है, हमारे पास R है, हमारे पास के V निकालना है। हम लोग ने पढ़ा हुआ V = P cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 200 वोल्ट इसका आंसर आएगा, नोट करिए फटाक से। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स। एक LCR सर्किट हमारे पास है, ठीक है। व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। इफ इंस्टेड C इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन π/3 बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। ये चीज आपको NCERT में मिल जाएगी। देखिए भाई, हमारे पास एक LCR जो सर्किट होता है उसमें ये हमारा वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक, उसमें क्या होता है? इसमें वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, VL और VC नीचे की तरफ होता है। ठीक, दिस इज VC। करंट को किस तरीके से लीड किया जाता है? ठीक है, अब इसने बोला कि when L is removed from the circuit of phase difference between current and voltage is π/3। अगर हमने L रिमूव कर दिया तो ये क्या हुआ? ये जो फेज डिफरेंस बनेगा π/3 का, ये VC और VR के बीच में बनेगा। ये VC और VR के बीच में इसका फेज डिफरेंस बनेगा। ये फेज डिफरेंस बना, ये एंगल कितना बना? π/3। ठीक, π/3 एंगल से वो लीड कर रहा। उसके बाद इफ इंस्टेड C इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस अगेन π/3। अब क्या किया? L को छोड़ के C को हटा दिया। जब हमने C को रिमूव कर दिया तो फिर फेज डिफरेंस कितना बन रहा? फिर फेज डिफरेंस कितना बन रहा है? π/3 का फेज डिफरेंस बन रहा। अच्छा, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब VC को हम रिमूव कर रहे हैं तो VL और VR के बीच का एंगल π/3 बन रहा है, और जब हम VL को रिमूव कर रहे हैं तो VC और VR के बीच का एंगल भी π/3 तभी बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर में क्या होता है कि दोनों को अगर हम रिमूव कर देंगे तो रेजोनेंस वाली कंडीशन आ जाएगी। रेजोनेंस वाली कंडीशन आएगी तो VR, तो इन दोनों को रिमूव करेंगे, दोनों का एंगल सेम है। और देखिए अगर ये एंगल π/3 है, ये एंगल π/3 है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमने क्या देखा? जो हमारी फाई की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और cos 0 की वैल्यू क्या होती? cos 0 की वैल्यू आएगी 1। ठीक, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 1 लगा दीजिए। क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एज अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। देखिए भाई, हमारे पास एक लाइट फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो दी गई है 1.5 न्यू नॉट। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ बाय द मटेरियल। अगर हम एक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट माने तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1.5 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा? 0.75 न्यू नॉट। ठीक है,
0.75 मिनट, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी क्योंकि इसने बोला हाफ करेंगे। अच्छा, तो याद रखिए यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0.75 न्यू नॉट, जब हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो कोई भी एमिशन नहीं होता है। मतलब यहां पे कह रहा है इंटेंसिटी डबल, तो इंटेंसिटी डबल करने का मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग आएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लेकिन यहां पे क्या देखते हैं, हम लोग ने ये थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई भी कम फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें कोई एमिशन नहीं होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आएगा 0। ठीक, नोट करिए। ओहो, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2 और इनटू अपॉन एरिया, तो ये चलाएगा L के पावर -2, तो mL-1T-2। स्ट्रेस क्या है, प्रेशर का ही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, नोट करिए इसको, mL-1T-2। ये आंसर तो आ गया होगा आप लोगों का। एक क्वेश्चन और देखिए। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ। ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज, भैया देखिए ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से लगेगा, एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर अपॉन √v। देख के ही लग रहा है ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, बताइए, देख के ही लग रहा है। तो बस हो गया, लैम्डा की जगह क्या रखना है, 1 ये लैम्डा की वैल्यू पहले से दे रखा है, वेवलेंथ की 1.227, हाँ 1.227 इंटू 10⁻² नैनोमीटर इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर अपॉन √v। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 1.227 से 1.227 कैंसिल, तो √v इधर आ गया, दिस इज √v इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/10⁻²। तो √v कितना होगा, दिस इज 10⁻², तो √, इधर चला गया तो v कितना आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, v हमारा आएगा 10⁻4 वोल्ट। नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन और करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इज मीडियम 6 माइक्रोफैरड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पूछ लिया है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है। परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव पता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो EM इज इक्वल टू ER E एप्सिलॉन नॉट। बताइए हमको आता है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻²। अब इधर क्या दे रखा है, एयर इज मीडियम में 6 माइक्रोफैरड, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब हमारे पास ये C0 है, C0 कितना है, C0 है हमारा 6 माइक्रोफैरड, ठीक। और हमारे पास कैपेसिटेंस है, द कैपेसिटेंस ऑफ 30 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास है 30 माइक्रोफैरड। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू KC0, ये हमको पता है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू 30/6 5, तो ये हमारे पास आ गया 5। देखिए इसमें ऑप्शन 5 भी होगा, 5 वाला ऑप्शन है ना, तो बहुत से बच्चों ने ये लगा दिया होगा, लेकिन ये गलत है। हमसे रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछा है, हमसे परमिटिविटी पूछा है। तो ये K है, K क्या है 5, और K को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आएगी EM, ये कितनी आएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.44 10⁻10। ठीक, नोट करिए इसको। क्वेश्चन देखिए, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। अच्छा, कौन सा सॉलिड मटेरियल है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर नंबर 3 NCERT में इलेक्ट्रिक करंट में मैंने पढ़ाया हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम देखो एक बात जानते हैं कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस जाता है पॉजिटिव में, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसका रेजिस्टेंस जाता है निगेटिव में, ये हम जानते हैं। इंसुलेटर का भी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है, प्योर इंसुलेटर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो यहाँ से भी इंसुलेटर की बात करें, इसका भी रेजिस्टेंस किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो मेटल तो हट ही गया, इंसुलेटर भी होता है, सेमीकंडक्टर भी होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो हम ऑप्शन नंबर C लगाएंगे। ठीक, नोट करिए, इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा C, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों। देखो सेमीकंडक्टर सिर्फ हम क्यों नहीं लगा सकते हैं, ओनली सेमीकंडक्टर हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ अगर हम सेमीकंडक्टर लगाएंगे तो इंसुलेटर भी निगेटिव में जाता है। यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन दे रखा है, एक इंसुलेटर भी दे रखा है, एक सेमीकंडक्टर भी दे रखा है। तो याद रखिए, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो निगेटिव में जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर C। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों ही, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और,
फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन, अरे बारो एकदम सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है। बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड बी, नहीं ऐसा नहीं होता। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ऐसा भी नहीं है। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिनली एंड लाइटली डोप्ड, हाँ ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन एकदम थ्योरी में खुद ही हम लोग लिखवाते हैं सेमीकंडक्टर में, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। अब इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बेस एमिटर कलेक्टर नहीं, डोपिंग भी इसके अंदर नहीं होती कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्रू गॉज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, लीस्ट काउंट हमारा है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, एन हमारा दिया गया है 50, ठीक है। द डिवीजन द पिच निकालना है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन एन। पिच हमको निकालना है तो पिच का फॉर्मूला हो जाएगा लीस्ट काउंट इंटू एन, ये तो 11 के बच्चे भी कर सकते हैं। तो पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू 50, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन लगा लीजिए 0.5 mm, ठीक है, नोट करिए इसको। ए लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन कैरिंग 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का पता है कितना होता है, 1 मिनट होल्ड करिए। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कितना होता है, B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। तो B इज इक्वल टू न्यू नॉट हमको पता है, न्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, तो 100 डिवाइडेड बाई लेंथ करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, तो ये हम रखेंगे 100 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी 0.5 SI में रखिए इंटू आई 2.5, तो ये हो गया 5 25 420, तो 5 4 20 और 20 200, तो इसको ऐसे कर दीजिए 200 इंटू पाई इंटू 10 के पावर -7 एंड पाई की वैल्यू कितनी होती है 200 इंटू 3.14 इंटू 10 के पावर -7, दिस इज 6.28 इंटू 10 के पावर -4 टेस्ला। इसको सॉल्व करिएगा, आपका ये आंसर आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सीधा फॉर्मूला बेस है, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। एक क्वेश्चन और है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इज दिस द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। ये हमारे पास एक टावर है, इसकी हाइट है निकालनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकंड, तो बस हाइट निकालनी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 9 क्लास के बच्चे कर लेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू b 80 6400 माइनस यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच, 0 से हाँ 1 मिनट अभी रुक जाइए, 10 इंटू एच तो 6400 में से हो गया, दिस ही आपका आया 6000 इज इक्वल टू 20h, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, तो हाइट आपकी आई 300 मीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हाइट आपकी 300 मीटर आई, ये भी इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी कुछ होगा नहीं। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन द कलर को रेजिस्टेंस गिवन बिलो इज, कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसमें खाली हम ये हमको याद है बी रॉय हैज ब्रेड गिटन ब्रू 5 इसे भी तो कुछ करके है ना। तो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली बताओ, टॉलरेंस वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन देखिए 47 4.7 470 470। अच्छा येलो हम जानते हैं 1 2 3 4 येलो, ठीक, सॉरी 0 1 2 3 4 ये हम येलो जानते हैं, येलो की वैल्यू 4 4 4 4 4 तो पहले आ गया, 7 है 7 भी आने वाला, ये तय है, वायलेट का 7 होता है, तो 4 7 ब्राउन, ब्राउन का कितना होता है, ब्राउन का हमारा 1 होता है, 1 इंटू गोल्ड, गोल्ड कितना होता है प्लस माइनस 5 मतलब पाउंड का होता है 1, तो इसका जो मतलब इसका जो मल्टीप्लायर आएगा वो आएगा 10, मल्टीप्लायर तो 10 आएगा। अब अगर इसका मल्टीप्लायर 10 आएगा तो ये तो हमारे पास आ गया 470 प्लस माइनस 5%, ऑप्शन आपके सामने आ गया। अब बोलिए अब क्या चाहिए, 475%, मतलब ऑप्शन अच्छे बनाए जा सकते थे बहकाने के लिए, लेकिन पता नहीं ऐसा ऑप्शन इन्होंने क्यों दिया। चलो खैर आप लोग के लिए इजी हो गया और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बी रॉय हमको याद था, येलो का 4 होता है, वायलेट का 7 होता है, ब्राउन का जो है मल्टीप्लायर 10 होगा, तीसरा मल्टीप्लायर 10 होगा, गोल्ड हो गया, काम हो गया। गोल्ड का प्लस माइनस 5%, मतलब हमारा गोल्ड वाला है तो मतलब अच्छा ही है, कार्बन रजिस्टर अच्छा है हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, द ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर द इंटरफेस शुड बी। चलिए ब्रूस्टर एंगल आपको पता है ना, ये मान लीजिए हमारा कोई भी मीडियम है, कोई भी तरीके का मीडियम हमारा ये है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट आई, लाइट होके जो है रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी ब्रूस्टर एंगल पे, कुछ भी मान लीजिए इसकी ब्रूस्टर एंगल जब रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट पोलराइज हो जाती है, इसकी तो मैं बात ही नहीं करनी है, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्शन और
रिफ्लेक्टेड बीच का एंगल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो मीडियम है इसका म्यू है और ये जो एयर आ रहा है एयर से म्यू, एयर का म्यू कितना होता है 1, तो कोई भी मीडियम है तो ये जो मीडियम होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर हमें ब्रूस्टर एंगल निकालना है, ब्रूस्टर एंगल IB, तो ब्रूस्टर एंगल IB के लिए क्या है 10 IB, ठीक। 10 IB हमारा कैसा है 1 से ज़्यादा ही है, पता है 10 IB रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमारा आएगा वो 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो 10 IB इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब IB जो हमारा आएगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, जो IB हमारा आएगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 2 तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 45 डिग्री से ज़्यादा हमारा IB आएगा, फिर उससे ज़्यादा हमारा 90 डिग्री, ठीक। ये ऑप्शन नंबर B नोट करिए इसको। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर के मुकाबले, एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो भी होगा मीडियम वो 1 से ज़्यादा ही ना होगा। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो 10 IB भी हमारा कैसा होगा 1 से ज़्यादा होगा, और 1 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, तो कोई भी एंगल से वो टकरा तो 45 डिग्री ज़्यादा ही तो हमारा वो आएगा ब्रूस्टर एंगल, ठीक। नोट करिए फट से। और करते हैं एरिया ऑफ इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I on one surface of a small angle of phase and emerges normally for the opposite if the refractive index of the material prism mu the angle of incidence nearly equal to, सब लोग पेपर लेके बैठे रहना, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस A है, तो यहाँ से कह रहा है नॉर्मल निकली, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल निकली है तो हमारा जो R2 होगा वो तो 0 होगा, ठीक। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है I, तो हमें पता है R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है A के, R2 हमारा 0 है तो R1 किसके इक्वल होगा A के। तो यहाँ से देखिए साइन I1 इज इक्वल टू साइन R1, म्यू साइन R1, ये पता है हमको, ठीक है। तो साइन I1, तो I1 इज इक्वल टू म्यू R1, I1 इज इक्वल टू म्यू, और R1 किसके इक्वल है, R1 हमारा A के इक्वल है, दिस इज A, तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा म्यू A के इक्वल। तो ठीक है, ये ऑप्शन लगा लीजिए। क्वेश्चन और, 2 cylinder A and B of equally capacity are connected to each other via a stop cock. It contains an ideal gas standard temperature and pressure. Capital B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is, मतलब हमारे पास 2 सिलेंड्रिकल हैं, 2 सिलेंड्रिकल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ये ठीक है। तो इसने बोला A and B of the connected to the stop cock contain an ideal gas with temperature T and pressure P naught. The entire system is insulated. The stop cock the process is, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे आपस में जोड़ दिया, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम B है, इसमें टेम्परेचर T नॉट है और प्रेशर P नॉट है, इसमें सब खाली है, सब 0 0 0 0, मतलब इसमें खाली है, ठीक है। अब सुनिए, इसने बोला द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू जो हमारा है वो हमारा 0 है। अब अगर हमारा डेल्टा क्यू 0 है तो हम इसमें साफ देख रहे हैं कि इसमें जो है डेल क्यू हमारा 0 हो गया, तो इसमें हम साफ देख रहे हैं कि इसमें जो है फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन। जो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है, हमने क्या देखा कि डेल्टा क्यू 0 है तो इसमें कैसा एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन। अब अगर हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है तो उसमें जो हमारा वर्क डन होता है डेल डब्ल्यू, वो वर्क डन हमारा क्या होता है 0। तो मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब अगर हमारा डेल क्यू हमारा 0 है, डेल यू प्लस वर्क डन हमारा 0 है, तो डेल यू हमारा क्या आएगा, डेल यू हमारा 0 आया, डेल यू हमारा 0 आया, डेल टी हमारा 0 आया। तो हमें मालूम है जब फ्री एक्सपेंशन की नाम ही आ गया, फ्री एक्सपेंशन हो ही रहा है, तो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। तो ये जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। चलो फटाक से नोट करो। चलिए क्वेश्चन और देखिए फटाक से। हाँ, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, सिंगल आयनस हीलियम एटम। भाई देखो ये थ्योरी बेस पे है, एकदम थ्योरी बेस पे, एनसीईआरटी पे है, ठीक है। न्यूट्रॉन एटम मतलब हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन सब में होता है, ठीक है। सिंगल आयोनाइज नियॉन एटम, हाँ ये वाला ऑप्शन गलत है। जो गलत ऑप्शन है वो ढूंढना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सिंगल आयोनाइज्ड नियॉन एटम, ये गलत है। इसमें बोहर मॉडल नहीं चलने वाला। चलिए नोट करो फटाक से। ये क्वेश्चन देखिए, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 6 kg आर टैग टू द एंडलेस ऑफ मास स्ट्रिंग द स्ट्रिंग ऑफ द पास। और इतना क्वेश्चन एक्सेलरेशन निकालना। अरे भैया ये क्वेश्चन बताइए कौन सॉल्व करेगा। भैया ये क्वेश्चन हम तो कह रहे हैं तो कोई 11 का बच्चा सॉल्व कर ले प्लीज। 4 kg 6 kg
4 kg 6 kg। प्लीज़ कोई सॉल्व कर लो इसे। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन द एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स 60 - 40 कितना होगा जल्दी बताइए भाई? 6g - 4g अपॉन 6 + 4 टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 10, तो कितना आया? 6 में 4 का कितना? 2g/10 कितना आया? 2 5 10 मतलब g/5। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन आ गया भाई आपका डायरेक्ट। ठीक, क्वेश्चन और देख लो, फटाक से देख लीजिए। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, अरे यार क्या है इसमें बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है -ΔV/ΔR, ठीक, 5 वोल्ट का, और इसमें ये कह रहा है फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रो आउट। मतलब हम जानते हैं कि अगर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी। तो यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। चलिए ऑप्शन नोट करिए फटाक से, ऑप्शन नंबर 4। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फटाक से। हाँ भाई, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप, ये भैया नर्सरी वाला क्वेश्चन है, देखो ये 23592U, ठीक, प्लस 0 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ठीक। उसके बाद ये हमको क्या दे रहा है? 8936 क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, मतलब प्लस 3 न्यूट्रॉन मतलब 0 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन ये, और प्लस AZ हमारा कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमको निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली प्लस माइनस करना है। ये है ना हमारा 92 इक्वल टू 36 प्लस 0 प्लस Z, तो 92 - 36 कितना हुआ? 92 - 36 हमारा में 6 गया 6 और 8 में 3 गया 5, तो Z की वैल्यू क्या है? 56। तो नीचे देखिए ऑप्शन में क्या हमारे आ रहा है? हाँ भाई 91 101, देखिए एक ही ऑप्शन है 56 आ रहा, दूसरा करने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 14456 BA। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा BA, जो नहीं आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, कहाँ है? द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, अरे यार E बराबर mc², तो E बराबर m कितना? 0.5 × 10⁻³ इंटू c² मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर, बस E की वैल्यू हमारी आ जाएगी। नोट कर लो इसको फटाक से। क्वेश्चन देखो, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। अरे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, अरे भाई यही तो है 1/√2 n πd², यही तो फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का, बस ये आ तो गया 1/√2 n πd²। ऑप्शन नंबर A। फॉर्मूला आता नहीं आता? नहीं आता, फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक। चलिए देखिए, ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, सपोर्ट द लेंथ ऑफ द वायर चेंज टू L1 व्हेन मास M। बताओ द एक्सपेंशन ऑफ द यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू L/ΔL, ठीक। तो यंग मॉडुलस हमारे पास एक रॉड है, उसमें लेंथ में चेंजिंग आ गई, बस फोर्स कितना होता है? फोर्स होगा mg इंटू लेंथ अपॉन एरिया A, एरिया को E दिया गया, ठीक है, A, और ΔL कितना होगा? फाइनल लेंथ L1 - L, फाइनल लेंथ मतलब जो हमारी ΔL बढ़ी, ΔL किसके इक्वल है? ΔL में जो हमारी हल्की सी लेंथ बढ़ी वो बढ़ी L1, तो ΔL किसका आएगा? ये है ओरिजिनल लेंथ L, तो ΔL कितना आएगा? L1 - L ही तो आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C mgl अपॉन A L1 - L, ठीक। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ये देखिए, A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर चार्ज है। ये हमारे पास एक चार्ज है, इसका Q कितना है? 3.2 × 10⁻⁷, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर? ये 15 सेंटीमीटर पे इसका रेडियस है, मतलब 15 × 10⁻² मीटर, ठीक। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 3.2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर 15 × 10⁻² का स्क्वायर, बस इसको निकाल लीजिए, हमारा ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, एकदम सही, एकदम फैक्ट, एकदम करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाक से तुरंत। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन DNA इज 10⁻⁻20 जूल, दिस वैल्यू इन EV इज नियरली। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बायो कहाँ से आ गई, लेकिन सुपर इजी सवाल है, सुपर इजी सवाल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो 1 जूल में कितना होगा? दिस इज 1/1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। अब वैल्यू EV की निकालनी है, तो
क्या है 10 के पावर -20 बोल लो तो 10 के पावर -20 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 10 के पावर 20, तो ये आएगा 1/1.6 इंटू 10, ठीक है। अब उसके बाद ये 1/1.6 इंटू 10 होगा, कितना होगा 0.06, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 0.06, ऑप्शन नंबर बी नोट करो। एक क्वेश्चन आइए और करते हैं। ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास एक सरफेस है, इसका रेडियस r है, यहाँ पे हम खड़े हैं, गौर सुनिएगा, यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे हमारा वेट है 72 न्यूटन, फिर हम इसको r/2 पर ले गए तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा वेट क्या होगा, तो हमें पता है वेट जो हमारा न्यू है वो ओरिजिनल वेट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा r2/r1, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा r/r न्यू का स्क्वायर लेंगे। ये आपस का रिलेशन है, वेट न्यू निकालना है, ओरिजिनल वेट 72 पता है, r का स्क्वायर ये हमारा हो गया r स्क्वायर कितना है टोटल 3r/2, तो ये हो जाएगा 9r²/4, r से r क्या हो गया कैंसल, 72 इधर चला जाएगा, 72 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 8 जा 72, तो 8 4 32, ये कितना आ गया 32 न्यूटन। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, नोट करिए फटाक से। क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और लॉजिक गेट का। तो देखिए ये हमारे पास एक नॉट गेट है तो ए नॉट लगा दिया, ये हमारे पास दूसरा नॉट गेट है बी नॉट लगा दिया, आगे का ये नॉट गेट आ गया, तो नॉट गेट क्या हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है, ए नॉट प्लस बी नॉट आ गया। एक आगे नॉट और लग गया तो ये हो गया ए नॉट प्लस बी नॉट का नॉट, ठीक, ए नॉट प्लस बी नॉट का नॉट। अब हमने क्या कर दिया, हमने डी मॉर्गन भाई को बुला लिया, डी मॉर्गन भाई हमारे आ गए, तो डी मॉर्गन भाई ने हमारे क्या कहा, डी मॉर्गन भाई ने हमारे कहा कि भैया ए नॉट का ए नॉट और लगा दो, फिर एंड लो, फिर बी नॉट पर एक नॉट और लगा दो, तो क्या आया ए नॉट एंड बी नॉट, तो मतलब एंड गेट आ गया। तो एंड गेट का क्या है लॉ बताइए, एंड गेट ये एंड गेट हमारा जो आया है ए बी वाई 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये हमारा एंड गेट आ गया, ठीक है। चलिए फटाक से नोट करिए, एंड गेट का टेबल हमारा यही है। एक क्वेश्चन और देखिए, in young double slit experiment if the separation of the between coherent source halved and the distance of the skin with the coherent source doubled, मतलब स्मॉल d को हमने d/2 कर दिया और कैपिटल D को हमने 2d कर दिया। क्या पूछ रहा है ये, फ्रिंज विड्थ। अरे यार फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा d बाई स्मॉल d होता है। कौन इसको गलत कहेगा, कौन कहेगा गलत, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा d, d की वैल्यू क्या है d/2 और ये कितना हो जाएगा 2d, तो ये हमारा कितना हो गया 2d, तो कितना आएगा एकदम सीधे सीधे पता लग रहा 4 टाइम्स होगा हमारा, ठीक। चलिए नोट करिए फटाक से, नहीं समझ में आया तो वो बता दे रहे हैं। एक हो गया लैम्डा d/d, एक होगा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, दूसरा फ्रिंज विड्थ हमारा कितना आएगा लैम्डा d/2 इंटू 2d, तो लैम्डा d से लैम्डा d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो न्यू फ्रिंज विड्थ हमारी कितनी है, ग्रीन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 4d, 4 एकदम सीधी सीधी साफ पता लग रहा, ठीक, 4 टाइम्स होगा, नोट करिए। क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इमर्ज इन वाटर एंड विद हाइट h, द मास ऑफ द वाटर कैपिलरी 5 ग्राम एंड अदर कैपिलरी ट्यूब द रेडियस 2r इज इमर्ज इन वाटर, द मास ऑफ द वाटर विल बी राइज इन दिस ट्यूब। अरे बाप रे बाप, तो देखो भैया बहुत ईजी है, मास पूछा है, अगर तुम इसको इस तरीके से देखो, मास का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमने शॉर्ट ट्रिक बता रखी क्लास 11 के लिए। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर h इंटू डेंसिटी, तो m इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू h को कैसे 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ये हम लिखते हैं। अब r से अगर एक r मर गया तो m की वैल्यू क्या आई पाई r रो 2s cos थीटा अपॉन रो जी,
रो से रो मर गया। अच्छा तुम एक चीज देखो, इसमें हमने क्या किया, बहुत ही छोटी चीज, मास अगर हम सबको कांस्टेंट मान लें तो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब अगर मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब 5 ग्राम की कैपिलरी का मास, जब कैपिलरी में 5 ग्राम मास भरे थे तो रेडियस 2r था, रेडियस 2r था। अगर हम उसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, तो मास 10 ग्राम हो जाएगा। तो मास कितना आएगा, मास हमारा आएगा 10 ग्राम। बस सीधा सिद्धांत। ठीक, नोट करो इसको फटाक से, बहुत ही इजी। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 जेक न्यूटन। फोर्स कितना है, 3 जे कैप न्यूटन, और पोजीशन वेक्टर आर कितना दिया गया है, 2 के कैप। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर कितना, आर क्रॉस एफ 3 to the 6, और जे के क्या होता है, माइनस आई कैप होता है ना भाई, माइनस आई कैप। तो ये टॉर्क कितना आया, -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ठीक, हमें लग रहा कि क्या बहाना बनाओगे, जिन बच्चों के नंबर कम आएंगे वो क्या बहाना बनाएंगे, ये बताइए जरा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा।